स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक लंबी डिग्रियों के मालिक हैं और प्रकृति पर्यावरण पर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। ईसा नाम का फाउंडेशन चलाते हैं। लोगों के जीवन के बारे में वो बहुत कुछ बताते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर और यूट्यूब में तमाम उनकी ऐसी वीडियो चलती रहती हैं। आज हम बताने जा रहे हैं जग्गी वासुदेव पर। जग्गी वासुदेव एक ऐसे महापुरुष कह लीजिए या साधारण मानव कह लीजिए कि या संत कह लीजिए, जो हमेशा प्रकृति और पर्यावरण के बीच काम करते हैं और लोगों के जीवन के बीच में काम करते हैं। वो पीएचडी भी हैं कई ऐसे उससे सब्जेक्ट से, और सबसे बड़ी बात है कि उनको नागरिक सम्मान पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार उनको मिला है। तो दोस्तों, उनके बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप धैर्य से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात यहां आकर रुकती है कि जग्गी वासुदेव के आश्रमों में कई सारी कहानी किस्से आपको चर्चित मिलेंगे, चाहे लड़कियों के यौन शोषण से लेकर हो, चाहे उनके शिक्षा दीक्षा, जैसे वो वहां पर गुरु दक्षिणा देते हैं और किस आधार पर या किस तरह वहां पर किया जाता है, ये हकीकत है या फसाना हमें नहीं पता, पर उनके जीवन पर, उनके संघर्षों पर हम पूरी एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उनके जीवनी पर। आप पूरा बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हम आपको दे रहे हैं पूरी। सदगुरु जग्गी वासुदेव यानी कि जगदीश जग्गी वासुदेव, जन्म 3 सितंबर 1957, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय गुरु और कोयम्बटूर भारत में स्थित ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। 1992 में स्थापित यह फाउंडेशन एक आश्रम और योग केंद्र है संचालित करता है, जो शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करता है। सदगुरु 1982 में से योग सिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर इनर इंजीनियरिंग ए योगीज गाइड टू जॉय और कर्मा ए योगीज गाइड टू क्रॉसिंग योर डेस्टिनी के लेखक हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर बोलते हैं। जग्गी वासुदेव जी का जन्म जो 3 सितंबर 1957 की आयु में हुआ था, जो कि उनकी आयु 67 साल है। मैसूर राज्य, भारत में। आल्मा मेटर उनका मैसूर विश्वविद्यालय बीए है। संगठन उनका ईशा फाउंडेशन है। उल्लेखनीय कार्य उनके इनर इंजीनियरिंग, ध्यान लिंग, नदियों के लिए रैली, लिंग भैरवी, आदि योगी, योग का स्रोत, रहस्यवादी चिंतन, कावेरी पुकारे। जीवन साथी उनके विजया कुमारी हैं, जो उनका विवाह 1984 में, मृत्यु उनकी 1997 में हो गई थी। उनके बच्चे एक हैं। सम्मान उनको पद्म विभूषण 2017 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से मिला था। वेबसाइट उनकी ईसा सदगुरु .org है। सदगुरु जलवायु के खिलाफ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वकालत करते हैं। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड, PGH, रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कॉलिंग और जर्नी टू सेव साइल जैसी कई पहलों का नेतृत्व करते हैं। 2017 में उन्हें आध्यात्मिक और मानवीय सेवाओं में उनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। सदगुरु की कई वैज्ञानिक दवाओं को बढ़ावा के लिए आलोचना की गई। उनका जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, जग्गी वासुदेव जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर राज्य, अब कर्नाटक, भारत में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। वे सुशीला वासुदेव मां और बीबी वासुदेव पिता के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता मैसूर रेलवे अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। जग्गी वासुदेव जी की शिक्षा जो थी, अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद वासुदेव को माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। साहित्य का अध्ययन करते समय वासुदेव को दूसरा स्थान मिला। हालांकि उनके माता पिता चाहते थे कि वो स्नातकोत्तर अध्ययन के साथ शिक्षा जारी रखे,
लेकिन वासुदेव असहमत थे। उन्होंने व्यवसाय में अपना कैरियर शुरू किया। जो उनका काम था, मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वासुदेव ने मैसूर में अपना पहला व्यवसाय एक पोल्ट्री फार्मा डाला। वासुदेव ने बताया कि पोल्ट्री फार्मा शुरू करने की उनकी प्रेरणा उस शांति से प्रेरित थी जो काम के अलावा अन्य घंटों में मिलती थी। व्यवसाय में दिन भर न्यूनतम ध्यान देने की आवश्यकता होती थी, इसलिए वासुदेव अपने खाली समय में अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने में सक्षम थे, जैसे कविता लिखना। व्यवसाय लाभदायक हुआ, लेकिन उनके परिवार ने बार बार पोल्ट्री के साथ काम करने के उनके फैसले को आलोचना की और उनका विरोध किया। इसने वासुदेव को बिल्ड एट्स नामक एक कंपनी के साथ निर्माण उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। एक दोस्त के साथ साझेदारी में कंपनी शुरू की, जो कि एक सिविल इंजीनियर था। हालांकि वासुदेव के पास कोई औपचारिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण नहीं था। 25 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक अनुभवों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया और यात्रा करना और योग सिखाना शुरू कर दिया। 1983 में उन्होंने मैसूर में अपनी पहली योग कक्षा सिखाई। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद की यात्रा करना शुरू किया। अपनी योग शैली की कक्षाएं संचालित की, जिन्हें सहज स्थिति योग के नाम से जाना जाता है। अपनी पोल्ट्री फार्म के किराए से होने वाली आय पर निर्वाह करते थे। अपने छात्रों से प्राप्त धन को दान करते थे। इसके अलावा 2017 में सदगुरु ने भारत के कोयम्बटूर में दुनिया की सबसे बड़ी आवाज प्रतिष्ठा आदि योगी शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। उनका आध्यात्मिकता था। हालांकि वासुदेव का पालन पोषण किसी आध्यात्मिक घराने में नहीं हुआ, लेकिन उन्हें याद है कि उनका पहला आध्यात्मिक अनुभव 25 साल का होने के बाद हुआ। 23 सितंबर 1982 को वे चामुंडी हिल पर गए और एक पत्थर पर बैठते ही वासुदेव को पहला आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने समझाया कि मैंने सारी जिंदगी यही सोचा था, यह मैं हूं, लेकिन अब जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूं, जिस चट्टान पर मैं बैठा था, मेरे चारों ओर का वातावरण सब कुछ मैं बन गया था। लगभग 6 दिनों के बाद वासुदेव को घर पर एक और ऐसा ही अनुभव हुआ। 6 सप्ताह बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के प्रयास में अपना व्यवसाय छोड़ दिया और बड़े पैमाने पर यात्रा की। लगभग 1 वर्ष तक ध्यान और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव को साझा करने के लिए योग सिखाने का फैसला लिया। उनका व्यक्तिगत जीवन जो है, अपनी शुरुआती वर्षों में वासुदेव को मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। ड्राइव करने के लिए उन्होंने उनकी पसंदीदा जगहों में से एक मैसूर में चामुंडी हिल्स थी। हालांकि वह कभी कभी नेपाल सहित बहुत दूर तक गाड़ी चलाते थे। वासुदेव शाकाहार का समर्थन करते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन स्रोत उपलब्ध न होने पर यात्रा करते समय वह समुद्री भोजन खाते थे। वह प्रतिदिन 40 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते रहे। वासुदेव ने 1984 में अपनी पत्नी विजया कुमारी से विवाह किया। 1990 में विजया कुमारी और जग्गी का एकमात्र संतान राधे हुई। 23 जनवरी 1957 को विजया कुमारी की मृत्यु हो गई। विजया कुमारी के पिता की शिकायत में आरोप लगाया कि वासुदेव ने उनकी हत्या की, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। राधे ने चेन्नई की कलाक्षेत्र फाउंडेशन में भारतनाट्य का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 2014 में भारतीय शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से विवाह किया। ईसा फाउंडेशन 1992 में सदगुरु ने अपनी आध्यात्मिक, पर्यावरण और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में ईसा फाउंडेशन की स्थापना की। 1993 में उन्होंने अपने योग कक्षाओं में बढ़ती रुचि को पूरा करने के लिए एक आश्रम स्थापित करने के लिए एक स्थान की तलाश शुरू की। 1994 में उन्होंने कोयम्बटूर तमिलनाडु में बेलिंगिरी पहाड़ों के पास जमीन खरीदी और ईसा योग केंद्र का उद्घाटन किया। ईसा फाउंडेशन की स्थापना के बाद से वह उनके प्रमुख बने हुए हैं। फाउंडेशन की गतिविधियां ज्यादातर स्वयंसेवकों द्वारा चलाई जाती हैं। संगठन ईसा योग के रूप में जाना जाने वाला योग कार्यक्रम प्रदान करता है। फाउंडेशन का उद्देश्य ईसा विद्या नामक पहल के माध्यम से ग्रामीण भारत में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करता है। पर्यावरण सक्रियता। ईसा फाउंडेशन
के माध्यम से सद्गुरु ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर केंद्रित कई परियोजनाएं और अभियान शुरू किए हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड, पीजीएच, रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कालिंग और मिट्टी बचाओ शामिल है। सद्गुरु ने वन रोपण प्रयासों के माध्यम से तमिलनाडु में पानी और मिट्टी के मुद्दों को हल करने के लिए पीजीएच की स्थापना की। जुलाई 2019 में शुरू किया गया कावेरी कालिंग अभियान कावेरी नदी के 0.65 मील के चौड़े क्षेत्र में पेड़ लगाने पर केंद्रित था, ताकि नदी और भूजल स्तर में पानी के स्तर को फिर से भरा जा सके। 2017 में सद्गुरु ने रैली फॉर रिवर्स शुरू की। 2022 में सद्गुरु ने अपने मिट्टी बचाने की यात्रा अभियान पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन से भारत तक 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा पूरी की, जो मिट्टी के क्षरण के मुद्दों और खेती में जैविक पदार्थों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। मई 2022 में उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 195 देश के नेताओं को संबोधित किया और मिट्टी बचाने की यात्रा के बारे में बात की। द डेली शो के हॉट ट्रेवर नोआ और पॉडकास्ट होस्ट जो रोगन दोनों ने सद्गुरु इस आंदोलन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार प्रयासों पर चर्चा करने के लिए सद्गुरु के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र FAO ने कहा कि पृथ्वी 90% कीमती ऊपरी मिट्टी 2050 तक खतरे में पड़ने का संभावना है। हालांकि इस बात पर विचार विभाजित है कि मिट्टी बचाओ अभियान इस मुद्दे को संबोधित कर रहा है या नहीं। FAO की उप निदेशक मारिया हेलेना सेमोदा ने कहा है कि जैविक खेती एकमात्र समाधान नहीं हो सकता, लेकिन यह सबसे अच्छा विकल्प है जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। इस बीच एक पर्यावरण निगरानी संस्था ने सद्गुरु के दृष्टिकोण को ग्रीन वॉशिंग के रूप में वर्णित किया। भाषण और लेखन। सद्गुरु ने 30 से अधिक किताबें लिखी, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर इनर इंजीनियरिंग ए योगीज गाइड टू जॉय और कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी शामिल है। सद्गुरु एक लगातार सार्वजनिक वक्ता है जिन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित मंचों और सम्मेलनों में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उन्होंने 2007 में, 2017 और 2020 में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच पर भी बात की। जो उनको सम्मान मिला, सद्गुरु 2017 में सद्गुरु का आध्यात्मिक और मानविक सेवाओं के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष सद्गुरु ने कोयम्बटूर में ईसा फाउंडेशन द्वारा निर्मित आदियोगी शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की, जो 34 मीटर 112 फीट की ऊंची है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा घोषित किया गया था। वह 2012 में इंडियन एक्सप्रेस की 100 सबसे बड़ी शक्तिशाली भारतीय की सूची में 92 स्थान पर हैं और 2019 में इंडिया टुडे की 50 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 40वें स्थान पर हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण उनका जो है, जब आयुष्मान खुराना ने उनसे पूछा कि सही राजनीतिक रुख कैसे चुने, तो सद्गुरु ने जवाब दिया कि वह किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, दूसरों को भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक जनजाति बनती जा रही है। तदनुसार वह व्यक्तियों को कार्यालय में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद किसी दिए गए पार्टी की वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि देखा जा सके कि कौन अधिक समझ में आता है। हालांकि उनके विचारों में कभी कभी हिंदू राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी करीबी माना जाता है। 2019 में उन्होंने लंदन में एक मुस्लिम छात्रा को तालिबान कहा, जिसके लिए उन्होंने भारी आलोचना के बाद माफी मांगी। भारत में 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के सरकार के संचार विफलता को पहचानने के बाद सद्गुरु 2018 में उन्होंने उदारवादियों और कट्टरपंथी होने का आरोप लगाया। सद्गुरु ने कई ऐसे दावे किए जो वैज्ञानिक सहमति के साथ
असंगत हैं। हालांकि भारत ने पारे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विनामाता कन्वेंशन के अनुसमर्थ को मंजूरी दे दी। सद्गुरु सिद्ध चिकित्सा जैसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के संदर्भ में पारे के उपयोग की वकालत करते हैं। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि कमरे के तापमान पर पारे को ठोस बना सकते हैं, एक दावा जिसका खंडन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक सुमैया शेख ने किया। चंद्रग्रहण के शरीर की ऊर्जा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में बयानों के लिए सद्गुरु की आलोचना की गई। उनका पारिवारिक मामले, सद्गुरु अपने परिवार के बारे में बोलते हैं। ईसा फाउंडेशन 14 फरवरी 2018 को लिया गया। ऐसे कई सारे ग्रंथ सूची जो है उनकी, वार्गन बेसेंजो 2018 चेन्नई और कोयम्बटूर भारत, हडसन साइमन हडसन लुइस 2017 पर्यटन आतिथ्य और आयोजकों के लिए वैश्विक डिजिटल दृष्टिकोण लंदन आदि, सिमोन चेरिल वासुदेव सद्गुरु जग्गी 2008। तो दोस्तों आपने सद्गुरु के बारे में सुन लिया और अच्छे से समझ लिया इनका योगदान और संघर्ष और सामाजिक कितना, ये किस तरह प्रकृति पर्यावरण मिट्टी बचाव को लेकर ये लगातार काम कर रहे हैं। कई सारे इनको सम्मान आप सुन ही चुके हैं, मिल चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ घूमो बुंदेलखंड में और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्थान पर।